90 के दशक का एक ऐसा बल्लेबाज जो अपने बाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाजी से सबके दिलों को छू लेता है, क्योंकि वो अपने शुरुआत के 14 टेस्ट पारियों में ही 100 के औसत को हासिल कर लेता है। लेकिन अगले 2 साल में ही उसका टेस्ट कैरियर खत्म हो जाता है, वो भी 54 के औसत के साथ। वो स्टाइलिश भी था लेकिन पार्टी बेसर भी, वो एग्रेसिव भी था लेकिन कमजोर भी। 129 फर्स्ट क्लास में 60 की औसत वाला खिलाड़ी आज फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली इतना कमजोर हो चुका है कि उससे अकेला चला भी नहीं जाता है और ना ही वो लोगों को आसानी से पहचान पाते हैं। आज की जनरेशन को ये देखकर भले ही दर्द ना हो, लेकिन 90s के जो क्रिकेट फैंस हैं उनको ये पल पूरी तरह से कचोट देता होगा और साथ में मन में ये सवाल भी आता होगा कि आखिर इतने बड़े स्टाइलिश खिलाड़ी के साथ ये कैसे हो गया। आखिर उनसे कौन सी इतनी बड़ी गलती हो गई जो कि उनको इतनी बड़ी सजा मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन शर्मा XY3 के स्पेशल एपिसोड, कहानी विनोद कांबली के डाउनफॉल की। कोच रमाकांत आचरेकर के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर के बीच का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें विनोद कांबली शुरू में सचिन को पहचान भी नहीं पाते हैं, लेकिन जब वो पहचानते हैं तो वो काफी भावुक हो जाते हैं, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो उनके आवाज में वो निराशा और उत्साह की कमी साफ दिखाई देती है। कभी स्पिन के मामले में सचिन से भी बेहतर बल्लेबाज आका जाने वाला खिलाड़ी आज जिस हालत में पहुंच गया है, उसका जिम्मेदार अकेला वही नहीं है। कुछ ऐसी परिस्थितियां भी रही जिन्होंने कांबली को राजा से रंक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस कहानी की शुरुआत होती है 24 फरवरी 1988 से, जब हैरिससील टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में 2 लड़के ने ताबड़तोड़ 664 रनों की साझेदारी बनाई, जिनमें से एक लड़का ऑलरेडी मुंबई के क्रिकेट सर्किल में नाम कमा चुका था, लेकिन दूसरा लड़का अब भी पहचान का मोहताज था। लेकिन आज जैसे उन्होंने पारी खेली थी, उसके बाद अब वो पहचान का मोहताज नहीं रहने वाला था, क्योंकि उन्होंने अपने लेफ्टी स्टाइलिश बल्लेबाजी से सबके दिलों को जीत लिया था। उनकी बैटिंग इतनी लाजवाब थी कि उन्होंने सभी के ध्यान को अपने तरफ खींच लिया था। दोस्तों, वो बल्लेबाज कोई और नहीं था बल्कि विनोद कांबली थे, जिन्होंने उस साझेदारी में 349 रनों की एक शानदार पारी खेली थी। अब यहाँ से सचिन के साथ साथ विनोद कांबली की भी बातें चलने लगी, लोगों में काफी उत्सुकता बढ़ी और अब सभी उनके गुरु के बारे में बात करने लगे। और तब पता चला कि ये भी सचिन के तरह गुरु रमाकांत आचरेकर के ही शिष्य हैं, जो कि सचिन के तरह ही काफी टैलेंटेड हैं। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दोनों एक दूसरे को 5 साल से भी अधिक दिनों से जानते थे। हालांकि सचिन को 89 में ही डेब्यू करने का मौका मिल गया, लेकिन कांबली डोमेस्टिक में खेलने लगे और 91 में उनको भी वनडे में डेब्यू करने का मौका मिला और उनके 2 साल बाद ही टेस्ट में भी उनको जगह मिल गया। और उन्होंने टेस्ट में जब डेब्यू किया तो मानो धमाल ही मचा कर रख दिया, क्योंकि वो पहले इस साल के 8 टेस्ट इनिंग्स में 113 के औसत के साथ 2 बैक टू बैक डबल सेंचुरी के साथ 793 रन बना डाले। ये वही टाइम था जब सचिन सेना कंट्रीज में अच्छा करके वापस लौटे थे, यानी दोनों की जोड़ी यहाँ फिर से मिल गई। लेकिन उसके बाद हर साल कांबली की औसत गिरती रही और 1995 के बाद वो कोई भी टेस्ट नहीं खेल पाए। और वहीं यदि बात करें उनके ओडीआई कैरियर के बारे में, तो सिद्धू से पहले शेनवार को 1 ओवर में 20 रन मारने वाला कोई खिलाड़ी यदि था तो वो विनोद कांबली ही थे। साल 1996 का वर्ल्ड कप देख लीजिए कि कैसे कांबली आराम से स्पिनर्स को टैकल कर रहे थे। 1 डाउन, 2 डाउन और 3rd डाउन आकर उन्होंने एशियन पिचों पर तहलका मचा दिया था। उनकी तुलना ब्रायन लारा तक से की जाने लगी थी, क्योंकि उनके स्पिन खेलने का अंदाज वैसा ही था, वही लेफ्ट हैंडेड स्टाइल, हाई बैक लिप और पंच करता हुआ शॉट्स। लेकिन 1996 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के बाद उनका मनोबल ऐसा टूटा कि अगले 4 साल में केवल वो 88 मैच ही खेल पाए और साल 2000 में यानी केवल 28 साल की उम्र में उन्होंने अपना आखिरी ओडीआई मैच खेला। दोस्तों, ये वीडियो 4 हिस्से में होगी। पहले हिस्से में उनके अर्ली क्रिकेटिंग कैरियर के डाउनफॉल के बारे में बात होगी, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में उनके कमबैक की कहानी होगी। वीडियो का तीसरा हिस्सा क्रिकेट के बाद उनके कैरियर में आए नए मोड़ की बात करेगा और वहीं वीडियो के चौथे हिस्से में हम उनके परमानेंट डाउनफॉल के बारे में बात करेंगे और आखिर में हम सभी उनके जीवन से कुछ लेसन सीखने की कोशिश करेंगे। 1996 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में हार के बाद कांबली का रोते हुए मैदान से बाहर जाना हर किसी को याद होगा, और ये याद भी क्यों ना हो, क्योंकि वो ऐसा दिन था जो कांबली के साथ साथ पूरे भारत को पूरी तरह से आघात पहुंचाया था। और इस वर्ल्ड कप के बाद उसके क्रिकेटिंग कैरियर में ऐसा बुरा साया मंडराया कि उसके क्रिकेटिंग कैरियर को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया, क्योंकि टेस्ट मैचों में वो धीरे धीरे फास्ट बॉलर के खिलाफ एक्सपोज हो रहे थे। न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बॉलर्स ने जल्द ही इनकी कमजोरी पकड़ ली और वो थी शॉर्ट पिच बॉल पर कांबली का सफल करना, जिसकी वजह से वो ऑफ बैलेंस होकर आउट हो जाया करते थे। और यही वजह है कि बाद के टेस्ट मैचों में पेसर्स उनको आसानी से आउट करने लगे। 1993 के बाद वो 13 पारियों में हर बार आउट होते चले गए। इसके अलावा यही हाल उनका वनडे फॉर्मेट में भी हुआ। 1997 से लेकर साल 2000 तक उनके लिए फास्ट बॉलर किसी शराब से कम नहीं था। उनके फेल होने के दौरान ही द्रविड़ और दादा का भी टीम में आगमन हो गया और दोनों ने लॉर्ड्स की फास्ट पिच पर अपना खेल दिखाकर कांबली के लिए राह और भी मुश्किल कर दी। और इसके बाद उन्होंने कभी भी अपनी शॉर्ट पिच वाली खामी पर काम नहीं किया और उसका नतीजा क्या हुआ ये आप सभी जानते हैं। भारत ने अपना सबसे स्टाइलिश लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन खो दिया। दोस्तों, कहते हैं कि अनुशासन टैलेंट को पीछे कर देता है। महान
महानता तक पहुंचने के लिए केवल प्रतिभा ही नहीं बल्कि अनुशासन भी चाहिए, लेकिन यही वो चीज है जो विनोद कांबली के कैरियर में सबसे बड़ी कमी बन गई। कांबली अपने स्वाभाविक खेल पर इतना निर्भर थे कि उन्होंने कभी भी अपने फिटनेस या तकनीक पर काम करने की जरूरत ही महसूस नहीं की, जिसके वजह से कैरियर के एंड में उनको काफी चोटों का सामना करना पड़ा। भारतीय क्रिकेट के इस चमकते सितारे ने जल्द ही क्रिकेट के मैदान से ज्यादा पार्टी के फ्लैश लाइट में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। बॉलीवुड स्टार्स के साथ उनकी दोस्ती उनको काफी भारी पड़ रही थी। जिस समय सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी सुबह से शाम तक नेट्स और पसीना बहाया करते थे, उस समय कांबली देर रात तक पार्टियों में डूबे रहते थे। अगर मैं और मेहनत करता तो शायद मैं आज और ऊंचा उड़ पाता, यह कांबली का खुद का बयान था। लेकिन यह एहसास तब आया जब बहुत देर हो चुकी थी। 1996 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे भावनात्मक पलों में से एक है, लेकिन उस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा प्रतीक है विनोद कांबली का आंसू। श्रीलंका के खिलाफ ईडन गार्डन में भारत हार की कगार पर था। कांबली नाबाद थे, लेकिन टीम के बाकी बल्लेबाज लड़खड़ा चुके थे। फैंस के गुस्से और मैदान पर बोतलें फेंकने की वजह से मैच को रोक दिया गया। भारत को हार मिली और कांबली की आंखों में आंसू छलक पड़े। कांबली का यह टूटना दर्शाता है कि मानसिक रूप से वो दबाव को संभालने के लिए तैयार नहीं थे। इस घटना ने न सिर्फ उनके कैरियर बल्कि उनके आत्मविश्वास पर भी काफी गहरा असर डाला। 1996 के बाद कांबली के कैरियर में गिरावट का ग्राफ शुरू हुआ। वो लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रहे और चयनकर्ताओं का भरोसा खो बैठे। कांबली ने पब्लिकली चयनकर्ताओं पर पक्षपात का आरोप लगाया। उनका कहना था कि मुझे जानबूझकर टीम से बाहर किया गया। इस इनसिक्योरिटी ने कांबली को और भी अस्थिर कर दिया। वो वापसी की कोशिश करते रहे, लेकिन सफलता उनसे कोसों दूर थी। टीम से बाहर होने के बाद विनोद कांबली ने डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ रुख किया। साल 1997-98 रणजी ट्रॉफी में कांबली हाईएस्ट स्कोरर रहे। उन्होंने 8 मैचों में 125 के औसत से कुल 880 रन बनाए, जिसमें 232 उनका हाईएस्ट स्कोर था। लेकिन फिर भी उनको टीम में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि पिछले साल लॉर्ड्स में जबरदस्त खेलने वाले द्रविड़ भी इस सीजन में 8 मैचों में 73 के औसत से 731 रन बनाए थे और वो ज्यादा टेक्निकली साउंड लग रहे थे। इसके अलावा साल 1999 में भी कांबली टॉप 3 स्कोरर रहे, जहां उनके बल्ले से 61 की शानदार औसत के साथ 10 मैचों में 866 रन आए। लेकिन तब तक 3 नंबर पर द्रविड़ और गांगुली अच्छा कर रहे थे और बाकी बची छठे पोजीशन के लिए लक्ष्मण अपना दावा ठोक रहे थे। पिछले 3 सीजन यानी 1997, 98 और 99 से वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान एक चीज और भी देखी गई कि कांबली शॉर्ट पिच पर अब भी लड़खड़ा रहे थे, जबकि यही दिक्कत लक्ष्मण को भी था। लेकिन सीजन दर सीजन लक्ष्मण खुद को इंप्रूव करते रहे। हालांकि कांबली के वनडे में चांसेस बन रहे थे और अगले सीजन में उन्होंने 70 के औसत से अच्छा खेल दिखाया, लेकिन इंजरी और फिर खराब प्रदर्शन ने उनको फिर बाहर कर दिया। कांबली ने 1991 से 2000 तक टीम में कुल 9 बार कमबैक किया, लेकिन हर बार वो असफल रहे। अब सारे कमबैक के बारे में यदि हम बात करेंगे तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन उसके कुछ खास कमबैक के बारे में जरूर बात करेंगे। उनका तीसरा कमबैक सिंगर कप में 1996 में ही हुआ, जिसके बाद वो सहारा कप खेलने टोरंटो चले गए, जहां वो शुरुआती 4 मैचों में पूरी तरह से फ्लॉप रहे। और उनके बाद सौरव गांगुली ने न केवल उनको रिप्लेस किया बल्कि बड़ी पारी खेलकर उनकी वापसी भी मुश्किल कर दी। उनका चौथा कमबैक इंडिपेंडेंस कप में आया, जहां चेन्नई में उन्होंने 80 बॉल में 65 रनों की शानदार पारी खेली। यह वही मैच था जिसमें सईद अनवर ने 194 रन बनाए थे। इसके बावजूद भी कांबली टीम से बाहर कर दिए गए, क्योंकि तब तक अजहर फिट हो चुके थे। लेकिन उसके बाद इंजरी और फिर कमबैक में खराब खेलने की वजह से वर्ल्ड कप 1999 से उसको बाहर कर दिया गया। इस समय या तो उनको चोट लग रही थी या तो वो रन नहीं बना पा रहे थे, और जब कभी वो इन सब को मात देकर रन बनाने में सफल होते भी थे तो तभी उनको किसी इनफॉर्म खिलाड़ी के लिए अपनी जगह छोड़नी पड़ती थी, जिसके बाद उन्होंने अपना शिफ्ट डोमेस्टिक की तरफ कर लिया। और साल 2004 में आखिरी बार मुंबई रणजी टीम की कप्तानी करते हुए उन्होंने पहली पारी में 68 और दूसरी पारी में 24 रन बनाए। जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा कि कैसे विनोद कांबली को अर्ली सक्सेस मिली, जिसने उनके हार्ड वर्क को पार्टी, शराब और बॉलीवुड ने रिप्लेस कर दिया। जब इंटरनेशनल क्रिकेट से उनका नाता टूटा तो उन्होंने इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ रुख किया। हालांकि वो डोमेस्टिक 2004 तक खेलते रहे, जबकि उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा 2009 में करी। खैर, विनोद कांबली ने मूवी अनर्थ के साथ बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने भांजा का रोल प्ले किया, लेकिन ये फिल्म पूरी तरह से डिजास्टर साबित हुई। इसके अलावा उन्होंने 2009 में एक और फिल्म की पल पल दिल के साथ, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप रही। इसके अलावा साउथ की मूवी बेटा नगड़े में भी वो नजर आए। उन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री में भी हाथ पांव मारे। इसके अलावा 2009 में सोनी टीवी के पॉपुलर शो कॉमेडी सर्कस में भी उन्होंने काम किया, लेकिन वहां भी वो आखिरी पायदान पर आए। कांबली अब अपने जीवन में हर चीज ट्राई करते जा रहे थे। उन्होंने बिग बॉस में भी भाग लिया, लेकिन वहां पर भी उनको असफलता हाथ लगी। उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग में भी हाथ आजमाए। साल 2019 में वर्ल्ड कप के दौरान वो एक मराठी न्यूज चैनल से जुड़े। इसके अलावा 2011 में एक टीवी चैनल में उन्होंने ये कह दिया कि 1996 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल शायद फिक्स था, लेकिन इस बात को सिवाय कांबली के कोई और खिलाड़ी मानने को तैयार नहीं थे और इसी वजह से वो बाकी के खिलाड़ियों से और भी दूर होते चले गए। कभी करोड़ों में खेलने वाला ये खिलाड़ी जिंदगी के एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां उसके पास 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया है। 2023 में कांबली ने खुलेआम
सरेआम बीसीसीआई से आर्थिक मदद की अपील की। यह उनकी टूटती स्थिति का जीता जागता सबूत था। उन्होंने कहा था कि मैंने देश के लिए खेला, लेकिन मैं अभी अपनी जिंदगी चलाने के लिए काफी संघर्ष कर रहा हूँ। एक समय जो खिलाड़ी हर स्टेडियम में तालियों का आवाज सुनता था, वो अपने ही सपने के मलबे में कहीं गुम सा हो गया। कामली का निजी जीवन भी हमेशा सुर्खियों में रहा है। उनकी पहली शादी सफल नहीं रही। उनकी दूसरी पत्नी एंड्रिया हैबर्ट ने उनको सहारा दिया, लेकिन उनके जिंदगी में विवादों का साया बना रहा। मीडिया में उनके शराब की लत और व्यवहार संबंधी समस्याओं पर खूब चर्चा हुई। कामली के संघर्ष सिर्फ पैसे तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि सामाजिक तौर पर भी खुद को वो अलग थलग महसूस करने लगे थे, जिससे वो काफी तनाव में रहते थे। और शायद इस तनाव का ही कारण था कि 2013 में उनको हार्ट अटैक भी आ गया, जिससे वो काफी प्रभावित हुए। इसके बाद शराब की लत ने उनको निराशा के गर्त में डुबो कर रख दिया। 2020 में उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए काम मांगा था। बताया था कि उनको बीसीसीआई से 30,000 की मंथली पेंशन जरूर मिलती है, लेकिन जिस हालत में अभी वो हैं, इससे गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और अभी 1983 के वर्ल्ड कप का स्क्वाड उनके मदद के लिए सामने आया है, जिनमें कपिल देव का कहना है कि कामली को खुद से रिहैब में जाना चाहिए ताकि उसका एल्कोहलिज्म खत्म हो सके। लेकिन उनके एक खास दोस्त का कहना है कि विनोद कामली ने पिछले 1 साल में शराब को हाथ तक नहीं लगाया है। पिछले साल उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, जिनमें वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। एक क्रिकेट फैन होने के नाते यह देखकर बहुत बुरा लगा। कभी क्रिकेट के मैगजीन के कवर पेज पर द नेक्स्ट बिग थिंग का खिताब हासिल करने वाला खिलाड़ी आज खुद से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एक बार उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा अपने दोस्तों और परिवार का साथ देने की कोशिश की, लेकिन जब मुझे उनकी जरूरत पड़ी तो कोई नहीं था। और यहाँ उन्होंने सचिन की तरफ भी इशारा किया था। फिलहाल सोशल मीडिया में उनके लिए फंडिंग अभियान शुरू हो चुका है। विनोद कांबली का सफर एक ऐसी किताब है जिसके हर पन्ने में सीख छिपी हुई है। उनके कैरियर की ऊंचाइयों ने हमें प्रेरणा दी तो उनकी गिरावट ने हमें झकझोर भी दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि सिर्फ अकेला टैलेंट ही सफलता की गारंटी नहीं होता। उनके जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए कि जिनके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। विनोद कांबली की बल्लेबाजी कलाकार की पेंटिंग जैसी थी। उनके स्ट्रोक्स में नजाकत थी, उनके शॉट्स में ताकत थी, उनकी टाइमिंग गजब की थी। लेकिन सवाल यह है कि इतनी प्रतिभा होने के बावजूद वो सचिन तेंदुलकर जैसा कैरियर क्यों नहीं बना पाए? तो इनका जवाब है अनुशासन। कांबली ने अपने शुरुआती सफलता के बाद मेहनत करना छोड़ दिया। वो अपनी फिटनेस और खेल की बारीकियों पर ध्यान देने के बजाय शोहरत के नशे में डूब गए। अब आप सोचिए कि अगर कांबली ने तेंदुलकर की तरह अपने आप को पूरी तरह से क्रिकेट को समर्पित कर दिया होता तो वो कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच सकते थे। यह सीख हर इंसान पर लागू होता है। अगर आपके पास टैलेंट है तो उसे निखारने के लिए हर दिन मेहनत करनी होगी। शोहरत, पैसा या आराम आपको आपके लक्ष्य से भटकाता है। 1996 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में कांबली के आंसू शायद भारतीय क्रिकेट के इतिहास के सबसे भावनात्मक तस्वीरों में से एक है। लेकिन यही आंसू उनके मानसिक कमजोरी को भी दिखाते हैं। एक चैंपियन खिलाड़ी हार को सीखने का जरिया बनाता है, लेकिन कांबली उस हार से उबर ही नहीं पाए। उन्होंने बार बार टीम से बाहर होने का दोष चयनकर्ताओं और सिस्टम पर डाला, लेकिन खुद की कमजोरियों को स्वीकार नहीं किया। युवाओं के लिए सबसे बड़ी सीख यह है कि सफलता हर किसी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसे संभालना कैसे है यह आप पर निर्भर करता है। महान खिलाड़ी वही बनते हैं जो सफलता के बाद भी खुद को बेहतर बनाने में जुट जाते हैं। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और MS धोनी जैसे खिलाड़ी ने हर हार से सबक लिया और बेहतर वापसी की। मानसिक मजबूती का महत्व सिर्फ खेल तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में लागू होती है। चाहे आप किसी ऑफिस में हो या फिर किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो या फिर कोई व्यक्तिगत संघर्ष ही क्यों न झेल रहे हो, इन सब में आपकी मानसिक शक्ति का एक अहम महत्व होता है। हार को सीख में बदलना ही असली जीत है। कांबली का कैरियर इस बात का उदाहरण है कि गलत संगत और गलत फैसले कैसे जीवन को बदल सकते हैं। क्रिकेट के अलावा ग्लैमर और पार्टी लाइफ में उलझना उनके पतन का एक कारण था। उनकी शोहरत ने उन्हें मूल उद्देश्य से भटका दिया। कई बार उन्होंने अपने दोस्त और साथी खिलाड़ियों से रिश्ते खराब किए, जिसमें सचिन तेंदुलकर जैसे करीबी भी शामिल है। अब सोचिए कि अगर कांबली ने सही फैसले लिए होते और अपने कोच रमाकांत आचरेकर की सिखाई बातों को याद रखा होता तो उनकी कहानी आज कितनी अलग होती। यही सीख हर इंसान के लिए जरूरी है कि गलत संगत या गलत फैसले आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। सही रास्ता चुनना और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अंतिम अध्याय कभी भी लिखा जा सकता है। कांबली की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते तब तक आप हारते नहीं हैं। विनोद कांबली की कहानी केवल क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है। ये जीवन का एक ऐसा आईना है जो हमें सिखाता है कि काबिलियत के साथ साथ अनुशासन का भी होना बहुत जरूरी होता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जिन ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए लोग पूरी जी जान लगा देते हैं, वहां पहुंचने के बाद वहां खुद को टिकाए रखना उससे भी बड़ा संघर्ष होता है। जरा सोचिए कि अगर कांबली ने अपने फिटनेस पर ध्यान दिया होता तो क्या होता। अगर उन्होंने अपनी मानसिक मजबूती पर काम किया
होता तो क्या होता, अगर उन्होंने विवादों से दूर रहकर केवल अपने खेल पर ध्यान दिया होता तो क्या होता। यह सोचकर मन हर बार उदास हो जाता है कि उनकी प्रतिभा जो ऊंचाइयों को छुई वो और भी रिकॉर्ड बना सकती थी। सचिन तेंदुलकर के साथ उनकी जोड़ी भारतीय क्रिकेट की सबसे यादगार जोड़ियों में से एक बन सकती थी। विनोद कांबली की कहानी एक बिखरे हुए सितारे की कहानी है जो हमेशा हमें सिखाती है कि जीवन में अवसर बार बार नहीं आते। ये कहानी उन लाखों युवाओं के लिए एक सबक है जो सिर्फ प्रतिभा के बल पर ही सफलता को पाना चाहते हैं। कांबली हमें यह याद दिलाना चाहते हैं कि सिर्फ टैलेंट ही नहीं बल्कि मेहनत और अनुशासन भी सफलता के लिए बहुत ही जरूरी होती है। जब हम कांबली की उपलब्धियों को देखते हैं तो हमें गर्व का अनुभव होता है, लेकिन जब हम उनकी विफलताओं पर नजर डालते हैं तो हमें काफी चोट पहुंचती है। उनकी सफलता हमें प्रेरित करती है जबकि उनकी असफलता हमें सावधान करती है। कांबली की आंखों से वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में गिरते आंसू सिर्फ उनके ही नहीं थे, वो हर उस युवा के आंसू थे जो अपने सपनों को अधूरा छोड़ देता है। कांबली की कहानी हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। नंबर 1, काबिलियत तभी मायने रखती है जब आप उसे अनुशासन और मेहनत के साथ जोड़ते हैं। नंबर 2, मानसिक मजबूती खेल और जीवन दोनों में जरूरी है। भावनाओं को काबू में रखना और हर हाल में सकारात्मक रहना जरूरी है। नंबर 3, गलत फैसले आपको अपने सबसे अच्छे समय में भी आपको गिरा सकता है। यह जरूरी है कि आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों पर सोच समझकर ही कदम उठाए। कांबली की कहानी उनके लिए एक बीती बात हो चुकी है, लेकिन हम सब के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। क्या आप अपनी गलतियों से सीखेंगे? क्या आप अपनी काबिलियत को सही दिशा में लगाकर अनुशासन और मेहनत को अपनाएंगे? क्या आप अपने असफलताओं को नए अवसर में बदल पाएंगे? अगर आप इन सवालों का जवाब हाँ में देते हैं तो विनोद कांबली की अधूरी कहानी आपके लिए एक सबक बन सकती है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपकी भविष्य बहुत ही उज्जवल होगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।